हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, मैं राकेश सर फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। ठीक है, चैप्टर 2 है ये। इस पहले हम चैप्टर फर्स्ट जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संरक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वन्य जीव संरक्षण क्या होता है। वन्य जीव संरक्षण का मतलब होता है कि वन्य यानी कि जीव जंतु को बचाना, पेड़ पौधों को बचाना वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। समझ गए? अब देखो, भूमि क्या होती है। भूमि का मतलब सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि शामिल होती है। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का 30% भाग क्या भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के लिए भी सभी लोग आवास योग्य नहीं है। मतलब कहने का मतलब यह है कि भूमि जो है वो कम मात्रा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और कहीं पर तो क्या है, उबड़ खाबड़ पहाड़ हैं, कहीं पर झरने हैं, कहीं पर नदी है, समतल भूमि क्या है काफ़ी कम है। और जो कुछ भूमि है उन पर क्या है, जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। अब आता भूमि का प्रयोग क्या है। भूमि का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए होता है, जैसे कृषि क्षेत्र में होता है, वन की मतलब पेड़ पौधों के लिए होता है, खनन मतलब माइनिंग के लिए होता है, सड़क बनाने के लिए होता है, उद्योगों की स्थापना करने के लिए। तो भूमि का हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। भूमि का प्रयोग हम घर बनाने के लिए भी तो करते हैं, मनुष्य कहाँ रहेगा। ठीक है, तो भूमि के लिए हम क्या करते हैं, अपने निजी स्वामित्व के लिए बनाते हैं, समुदाय भवन बनाते हैं, स्कूल कॉलेजों की स्थापना करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, साझा संपत्ति संसाधन क्या होते हैं। साझा संपत्ति संसाधन वही संसाधन होते हैं जो सबके लिए होते हैं, जैसे पार्क हो गया, समुदाय भवन हो गया, ठीक है, स्कूल कॉलेज हो गए। ये साझा संपत्ति संसाधन कहलाते हैं जिन पे सबका अधिकार होता है। ठीक है, जनसंख्या और उनकी मांग बढ़ती जा रही है और इतनी बड़ी जनसंख्या के पूर्ति के लिए हमें क्या संसाधनों की आवश्यकता होती है। और संसाधन हमारे यहाँ क्या पाए थे, सीमित मात्रा के अंदर पाए थे, इसलिए संसाधन का हमें उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा होगा, भू संकलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, मरुस्थलीकरण हो गया। ठीक है, भू संकलन का मतलब क्या होता है, मिट्टी का खिंचाव हो जाना। मृदा अपरदन का मतलब होता है कि जब बहुत बाढ़ आती है तो मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या बहुत तेज हवा चलती है तो मिट्टी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसको मृदा अपरदन कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल एरोशन। इसी प्रकार से मरुस्थलीकरण का होता है कि हम पेड़ पौधों को अधिक मात्रा के अंदर काट रहे हैं, जानवरों को ले आते हैं चराने के लिए अधिक मात्रा के अंदर। इससे क्या होता है कि हमारे पर्यावरण क्या खराब होता जाता है। ये देखो, खेती कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर लेके जा रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, हमने घर को बना लिया, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग बना ली। तो भूमि के उपयोग में हमने क्या करा, अधिक मात्रा को करा है, यानी भूमि का हमने ज़्यादा प्रयोग करा है। अब आता है भूमि संरक्षण क्या होता है। भूमि संरक्षण का अर्थ होता है, ठीक है, यानी हमें भूमि को बचाना चाहिए। भाई, भूमि संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि हम भूमि को सुरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या होगा, भूमि का संकट उत्पन्न हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या जिस गति से बढ़ रही है उस गति के कारण क्या होता है, मांग भी बढ़ती जा रही है। अब इतनी बड़ी मांग के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधों को काटते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। इससे क्या घाटा होता है, इससे घाटा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब हम पेड़ पौधों को काटेंगे तो क्या होगा, पूरी तरीके से इन्वायरमेंट हमारा खराब होने लग जाएगा। तो इसलिए मिट्टी को हमें क्या बचाना चाहिए, धरती को बचाना चाहिए। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, मृदा क्या है, मिट्टी क्या है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। यह भूमि से निकटता से जुड़ी होती है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मिट्टी का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैविक पदार्थ इत्यादि से हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। दूसरा, आपसे एक क्वेश्चन पिछले साल क्वेश्चन आया था जो मैं बता रहा हूँ, भू संकलन किसे कहते हैं। भू संकलन का मतलब होता है कि जब पहाड़ों इत्यादि पर मिट्टी खिसक कर नीचे आ जाती है तो उसको भू संकलन कहते हैं। या कोई ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, इससे भी मिट्टी क्या कहते हैं, नीचे आ जाती है, और अंदर की जितनी भी चीज़ें वो बाहर आ जाती हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, भू संकलन कहलाते हैं। प्राकृतिक आपदा के कारण भी भू संकलन हो जाता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा हिमाचल प्रदेश जो है कि वहाँ पर क्या भू संकलन हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर ऊपर से पहाड़ खिसक गया या नीचे की मिट्टी खिसक गई, इससे रोड क्या था, पूरी तरीके से जाम हो जाता है। इसको भू संकलन कहा जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको लैंडस्लाइडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों को। तो ये सब क्या होता है, प्राकृतिक कारण होता है। देखो, ये मिट्टी का आ गया, आपको आपसे पूछेगा मृदा क्या है, और तो आपको उसका क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना। ऊपर का हिस्सा क्या कहता है, ह्यूमस कहलाता है, और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा कहलाती है। ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये बालू गाद क्लैप के साथ उपमुद्रा कहलाती है। ठीक है, और बीच वाला हिस्सा देखोगे ये क्या है, इसमें चट्टाने पदार्थ है, और नीचे का हिस्सा क्या है,
जनक चट्टानें पाई जाती हैं। तो ये मिट्टी का डायग्राम भी सही बच्चे कर लेना, कभी कभी बनाने के लिए पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, तो इसको करना है, ठीक है। मृदा के कई रूप पाए जाते हैं, जैसे लाल मिट्टी हो गई, काली मिट्टी हो गई, लैटराइट मिट्टी हो गई। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि कपास की मिट्टी के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो आप बताओगे काली मिट्टी, ठीक है, ब्लैक सॉइल। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो मिट्टी के अंदर क्या होता है, मिट्टी में कई सारी चीज़ें पाई जाती है, मिट्टी के अंदर कई सारे तत्व पाए जाते हैं, तभी तो पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह हमें देखना है, सही बच्चों इसको देखते चले जाएं, ठीक है। अब आता है मृदा निर्माण के कारण क्या होते हैं। मृदा निर्माण के प्रमुख कारक जनक शैलों का स्वरूप और जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर क्या होते हैं, टूटते रहते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा मृदा अपरदन क्या है, सॉइल एरोशन क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है एग्जाम के अंदर कि सॉइल एरोशन क्या है, मृदा अपरदन क्या है। तो सॉइल एरोशन का मतलब होता है जब बाढ़ आई तो मिट्टी बहकर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, या जब हवा चलती है तो मिट्टी उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसको मृदा अपरदन या सॉइल एरोशन कहा जाता है। अब मृदा का नवीनीकरण और संरक्षण का उपाय क्या है, इसको कैसे बचा सकते हैं हम, सीढ़ीदार खेती करके, पेड़ पौधों को अधिक मात्रा में लगाकर, ठीक है, तो हम इसको बचा सकते हैं, समझ गए। तो ये देखो इस प्रकार से क्या होता है, सीढ़ीदार खेती होती है पहाड़ों के अंदर, ठीक है। अब आता है वेदिका फर्म क्या होती है, चौड़े समतल सोपन अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि स्पष्ट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इससे पृष्ठ प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है, यानी सॉइल एरोशन कम होता है। वही चीज़ मैंने बताई अभी कि पहाड़ों पर क्या होता है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार खेती करने का फायदा रहता है कि मिट्टी तेजी से नीचे नहीं आ पाती, ठीक है। इसी प्रकार से सम रेखीय जुताई क्या होती है, पहाड़ों पर क्या होती है कि अलग अलग ढलान बना करके खेती की जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। तो कई मेथड होते हैं, ठीक है, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं, ठीक है। तो सही बच्चों इसको देखते चले जाओ, ठीक है। इसी प्रकार चट्टान बांध क्या होता है, चट्टान बांध का मतलब कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको लगा देते हैं। आपने देखा होगा कोई डैम वगैरह बन रहा है तो बड़े बड़े पत्थर लगा देते हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि मिट्टी नीचे की ओर नहीं आ पाती, ठीक है। अब आता है जल क्या है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। जल क्या है, एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और यह पृथ्वी पर 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि जल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। तकरीबन आप ये लगा लो कि पूरी पृथ्वी पर एक तरीके से पानी है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं है। वो आपको हिंद महासागर का, प्रशांत महासागर का, महासागर के रूप में है। तो पीने योग्य पानी क्या है, पृथ्वी पर बहुत ही कम है, समझ गए। और 70% भाग बर्फ चादरों में ढका हुआ है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे पिघलती जा रहे हैं, बर्फ़ क्या धीरे धीरे पिघलती जा रही है, चट्टानों पर जमी हुई बर्फ़ सब पिघलती जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। पानी की एक एक बूंद कीमती है। एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल क्या करता है, वेस्ट कर देता है। तो आप सोचो एक एक बूंद हमसे 1200 लीटर जल क्या करते हैं, वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हमें कहीं पर पानी वेस्ट हो रहा है दिखे तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और घरों का तो खासतौर नल का हमें बंद करके रखना चाहिए, ठीक है, ताकि हम पानी को बचा सकें, ठीक है। पानी हमारे लिए क्या है, उपयोगी है। पानी जो है नेचुरल तरीके से बनता है, मनुष्य उसको बना नहीं सकता, ठीक है। और यदि हम इसी तरीके से पानी को ख़त्म करते रहे तो क्या होगा, एक दिन संकट उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा जल चक्र क्या है, वाटर रिसाइकलिंग क्या है। जल चक्र का मतलब क्या है, जब सूर्य का प्रकाश समुद्र या ऐसी जगह पर पड़ता है जहाँ पर पानी होता है तो क्या होता है, वो वात उत्सर्जन होता है। मतलब क्या होगा, उसके बादल बन जाते हैं, बादल बन के ऊपर चला जाता है और ऊपर उस पर से क्या होता है, बादल आपस में टकराते हैं और नीचे बारिश हो जाती है। तो इसी प्रकार से सर्कुलर चलता रहता है, ठीक है। तो जल हमारे लिए क्या है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जल उपलब्धता की समस्या क्या है, विश्व के कई देशों में जल की कमी है। अधिकांश जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, दक्षिण एशिया हो गया, पश्चिमी संयुक्त अमेरिका के भाग हो गए, जहाँ पर पानी की काफ़ी कमी है। कई प्रदेशों में तो सूखा पाया जाता है, ठीक है। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भारत जैसे देश के अंदर पानी की कमी नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार से हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें भी पानी यानी जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जल संकट का हमें सामना ना करना पड़े, इसके लिए हमें जल संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डैम बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम पानी को बचा सकें।
जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। समझ गए? तो इसलिए हमें डैम बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें ऐसी सिंचाई करनी चाहिए। देखो ये स्प्रिंग मेथड है, ठीक है? इसके ज़रिए क्या होता है कि पानी वेस्ट नहीं होता, थोड़ा-थोड़ा पानी क्या है तो फसलों में चला जाता है। इसी प्रकार से हम कीटनाशक डाल सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं, ठीक है? ताकि हम पानी को बचा सकें। समझ गए बच्चों? तो इसलिए पानी को बचाना हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि पानी क्या है एक प्राकृतिक संसाधन है, इसको आप बना नहीं सकते हो, ये तो नेचुरल तरीके से बनता है। आप सोचो हम इसको बना लेंगे, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो पानी हमारे लिए क्या है बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और पानी का संकट क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछेगा कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम क्या है? ठीक है, तो क्या लिखोगे? रिचार्ज द अंडरग्राउंड वाटर, इट इज कॉल्ड द वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जो भूमिगत पानी है उसको दोबारा से रिचार्ज करना हो। कैसे रिचार्ज करेंगे कि जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं उसका जो छत का पानी होता है उसमें क्या पाइप लगा देते हैं और पाइप को जमीनों के अंदर गाड़ देंगे ताकि छत पे जो बारिश का पानी आएगा उसको क्या करेंगे नीचे जमीन में चला जाएगा। क्योंकि क्या होता है गाँव में तो कच्ची जमीन होती है, पानी चला जाता है, पर शहरों में समस्या क्या होती है, शहरों में पक्की जमीन होती है तो पानी कहाँ आता है, वो वेस्ट हो जाता है, सीवर के थ्रू सारा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे पानी को बचाने के लिए क्या सिस्टम अपनाया जाता है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अपनाया जाता है ताकि पानी का नीचे का लेवल बना रहे। ठीक है, चलो ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, सिंचाई क्या होती है। सिंचाई का अर्थ होता है पेड़ पौधों को पानी देना, सिंचाई कहलाता है। ठीक है, पेड़ पौधों को हम क्या देते हैं, पानी देते हैं। क्यों पानी दे रहे हैं पेड़ पौधों को, ताकि पेड़ पौधे हमें क्या देंगे, फल देंगे, इसलिए सिंचाई क्या अति आवश्यक है। ठीक है, तो सिंचाई करने के कई मेथड होते हैं। ठीक है, जैसे स्प्रिंग मेथड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, पौधों को पानी देते हैं। एक क्वेश्चन और पूछेगा, जैव मंडल किसे कहते हैं, इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, प्लांट एनिमल फाउंड इन द सराउंडिंग प्लेट्स, इट्स कॉल्ड द इकोसिस्टम। ठीक है, जैव मंडल का मतलब क्या होता है, जहाँ पर जीव जंतु पशु पक्षी इत्यादि एक ही सराउंडिंग प्लेस के अंदर पाए जाते हैं, वो सारे सारे क्या कहलाते हैं, जैव मंडल कहलाते हैं। ठीक है, देखो ये यहाँ पर रेशम का कीड़ा है, ये दिखा रखा है। ठीक है, समझ गए। अब आपसे पूछेगा परितंत्री तंत्र क्या होता है। परितंत्री तंत्र का मतलब होता है इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, ये देखो ये परितंत्री तंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है, तो आपको वही डेफिनेशन लिखनी है। इकोसिस्टम का मतलब जिसमें प्लांट एनिमल एक सराउंडिंग प्लेस के अंदर पाया जा रहा है, सेम डेफिनेशन, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको परितंत्री तंत्र कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें परितंत्री तंत्र यानी कि इकोसिस्टम को बचाना चाहिए, जिसमें वनस्पति जीव आते हैं, लकड़ियाँ आती हैं, पेड़ पौधे आते हैं, इनको हम बचाएंगे तभी तो हम सुरक्षित रह पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कई प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं जिनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये देखो ये एक प्रकार की चिड़िया है और ये एक प्रकार की जड़ी बूटी है। ठीक है, ये देखो ये इस प्रकार के पक्षी हैं, इन पक्षियों को हमें क्या है, बचाना चाहिए। ठीक है, ताकि ये पक्षी हमारे लिए क्या उपयोगी हैं, बहुत सारे पक्षी हमारे लिए क्या उपयोगी हैं, अगर इन पक्षियों को नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम में ये लुप्त हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार पक्षियों को बचाना चाहिए। इसी प्रकार से मधुमक्खियों का हम पालन करते हैं। क्यों करते हैं मधुमक्खी का पालन, ताकि मधुमक्खी से हमें शहद इत्यादि प्राप्त हो जाए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण क्यों आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण इसलिए आवश्यक है कि सभी मनुष्य तक उसकी पहुंच हो सके। भाई प्राकृतिक संसाधन सभी को मिले, प्राकृतिक संसाधन में किसी एक व्यक्ति किसी एक देश का अधिकार थोड़ी ना है, प्राकृतिक संसाधन सबके लिए होते हैं। ठीक है, हमें उन्हें बचाना चाहिए। ये देखो ये जंगल में पाए जाने वाला वन में क्या अजगर है, अजगर जो है जंगल के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जानवरों को बचाते हैं। ये देखो स्कूल में छात्रों द्वारा बनाया गया एक वन का चित्र है, यानी ये बता रहे हैं बच्चे कि हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, उन्हें नहीं काटना चाहिए। ये देखो अगर हम ये देखो इस चित्र से क्या पता लग रहा है हमारे को, ये सुनामी का चित्र है। ठीक है, सुनामी क्या होती है ये भी जान लो। सुनामी का मतलब होता है जब किसी समुद्र के अंदर कोई भूकंप आ जाता है। ठीक है, तो भूकंप आएगा तो क्या होगा, समुद्र का पानी कहाँ आ जाएगा, ऐसी जगह पे आ जाएगा जहाँ पर क्या है, आबादी लोग मतलब लोग रह रहे हैं, या पेड़ पौधों पे आके गिरेगा बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर और इसकी वजह से पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको सुनामी कहते हैं। समझ गए। ये देखो ये वन्य जीव है, ये है क्या, ब्लैक बक है। ठीक है, ये ऐसे जीव क्या लुप्त हो गए एक तरीके से। अगर आप देखो शेर भी बहुत कम बचे हमारे यहाँ, ब्लैक बगर हो गया, मगरमच्छ हो गए, दराई घोड़ा हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, शुतुरमुर्ग हो गया, मोर हो गया, इनकी तादाद देखो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए सरकार इनके प्रति क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में ध्यान दे रही है। ठीक है, सरकार ने कई प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, वन्य जीव अभयारण्य बनाए हैं। ठीक है, ताकि इनको हम बचा सकें, क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में ये समाप्त हो जाएंगे। इनको बचाना क्या बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो चैप्टर भी हमारा यही है कि किस तरीके हम इनको बचा सकते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर हम इनको बचाते हैं। ये देखो ये जानवर है,
ठीक है, जिनको बचा रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार ये पाया गया है कि धीरे धीरे क्या है, जीव जंतु लुप्त होते आ रहे हैं, तो इसलिए इन जीव जंतु को बचाना चाहिए। ठीक है, ये तो कोई झुंड है जानवरों का दिखा रखा है, ये हाथियों का झुंड है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का ये चित्र है। ठीक है, देख लो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ध्यान रखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। ये आपका चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, तो इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी स्टूडेंट्स को देख लें। मिलान, ये जोड़े मिलान है, ये भी सब कर लें। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बहुत बार आते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी स्टूडेंट को वीडियो का पसंद आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चैनल को। और जितने भी स्टूडेंट है, ठीक है, जिनकी कंपार्टमेंट है खास तौर से, वो स्टूडेंट तो इन वीडियो को अच्छी तरह देख ले, समझ गए। और जो मैं बताता जा रहा हूँ, अगर हिंदी में पेपर आता है बेटा तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में लिखो। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हम तो इंग्लिश मीडियम है। अरे भाई, पास होना है इस समय, कंफर्टेबल जोन तुम्हारा क्या है, वो एग्जामिनर को क्या लेने देना इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम से। समझ गए मेरी बात को, जो तुम्हारा कंफर्टेबल जोन है उन पे लिख के आओ। ठीक है, और बना बना के लिखो। एसएसटी तो सबसे इजी सब्जेक्ट है, जिसको आप बना बना के लिख सकते हो। अगर आप बना बना के लिखोगे तो आप 100% क्या हो जाएगा, पास हो जाओगे। ठीक है, ध्यान रखो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।